नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई फिर से वही अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थमेटिक आपको पता भाई हमेशा जो है 60 to 70% क्वेश्चंस, अगर आप लोग एसएससी बैंक इन सब की बात करो, ये अर्थमेटिक से किसी न किसी फॉर्म में रिलेट होते हैं। यानी हमें अर्थमेटिक तो सॉल्व करना ही करना है। बाकी लास्ट वीक देखो हमने एडवांस स्टार्ट किया था, फिर से हम लोग एडवांस पर देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो एग्जाम में रिलेट करेंगे। तो और एक चीज और बताइएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार रिप्लाई करिएगा कि भाई आप लोग किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, मॉडल पेपर लेके आएंगे, जिससे आप लोगों को एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगा। तो चलिए फिलहाल बिना डिले किए हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई, अर्थमेटिक की कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके चलिए, बाकी सर को आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में एज इट इज आ चुका, आज हमने चेंज नहीं किया भाई। एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं वही डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिए हैं। ये बहुत चर्चित क्वेश्चन, जैसे बोलता ना वो होता है कि जो भी यहाँ पे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होगा उसको देखते ही समझ जाएगा भाई। बिल्कुल सेलिंग प्राइस इक्वल वाले क्वेश्चंस बहुत चर्चित क्वेश्चंस होते हैं। देखो जैसे ये कह रहा है कि 2 आर्टिकल आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, वन एट द प्रॉफिट ऑफ 75%, अनदर वन द लॉस ऑफ 30%, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। कैसे सॉल्व करोगे भाई? कभी भी देखो हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई दो वस्तुएं हैं, पहले कुछ खरीदा होगा उसको कुछ में बेचा होगा प्रॉफिट पर, दूसरे खरीदा होगा और उसे कुछ बेचा होगा, उसे लॉस पर बेचा होगा। दोनों को बेचा जितने में होगा वो बराबर है, यानी दोनों को सीपी चाहिए, दोनों की एसपी चाहिए, फिर प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। और ये जानकर ये डेटा ऐसा दिया होता कि टफ हो जाता है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझिए कि ऐसे करिए। अगर हम फर्स्ट आर्टिकल की बात करें, सेकंड आर्टिकल, चाहे इसको रेशियो के फॉर्म में पहले सीपीएसपी का रेशियो निकाल लो। प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताता है सीपीएसपी का रेशियो, सीपीएसपी और प्रॉफिट का रेशियो बताता है। जैसे यहां पर 75% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ भाई? 75% की वैल्यू 75/100 यानी 3/4, यानी 3 सीपी हुआ और 4 सीपी हुआ, 3 प्रॉफिट, 4 3 7 सेलिंग प्राइस। और अगर आप लोग 30% लॉस का मतलब समझोगे तो लॉस का मतलब क्या हुआ भाई? 30 का मतलब 3/10, यानी 10 सीपी, 3 लॉस एंड 7 एसपी। यही करते थे ना, बिल्कुल वही यहां भी करना है। यानी पहले केस की बात करेंगे, पहले में आर्टिकल का सीपी 4 है और प्रॉफिट 3 यानी एसपी 7। दूसरे की बात करेंगे 10 सीपी है और 3 लॉस है, तो 10 में से 3 घटा दोगे, 7 क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। कहोगे सर ये तो डायरेक्टली बराबर हो गया, कुछ करना ही नहीं है। मतलब ये बराबर है, मतलब हमें इतना आसान था, बस अगर हम लोग उसमें जूझते तो टफ हो जाता। तो ये बराबर है, करना ही नहीं है। सेलिंग प्राइस बराबर है, नीचे सीपी हमने लिखा, ऊपर एसपी लिखा, बराबर है, कुछ नहीं करना है। जैसे लिखा वैसा रिलेट कर दो। पहले का सीपी 4, दूसरे का 10, तो 10 और 4 14, दोनों का कंबाइंड सीपी 14 रुपए। पहले का एसपी 7, दूसरे का एसपी 7 यानी 14 रुपए। तो आप क्या बताओ, 14 सीपी हुआ, 14 एसपी हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। यानी ये जो जितना भर की गाथा दिया है कोई मतलब नहीं, नन ऑफ दीज आंसर। कहोगे वाह सर इतना इजी में आप बता दिए। अच्छा बोलो कोई डाउट इसमें? नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए एक क्वेश्चन हम यहां लिख भी दे रहे हैं। आप कहोगे सर ये कुछ ऐसा बताइए जिसमें प्रॉफिट लॉस हो, तो लिखो भाई, ऐसे कर दीजिए। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर इक्वल, इसको ऐसे बना लो। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, ऐसे बना लो। अ शॉपकीपर सेल फर्स्ट आर्टिकल 50% प्रॉफिट, पहले आर्टिकल को 50% लाभ पर बेचता है। एंड ही सेल सेकेंड आर्टिकल 20% लॉस, दूसरे को 20% हानि पर बेचता है। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस इन होल ट्रांजैक्शन। तो बताइए पूरे सौदे में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या कितने प्रतिशत का हानि हुआ, ये आपको बताना है। तो हमेशा जब भी दो आर्टिकल का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, 3 का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर हो, जो तरीका बता रहे हैं भाई वही अपनाइएगा, बिल्कुल आसानी सॉल्व कर लोगे। देखते ही कुछ लोगों को पता होगा सर 50% की वैल्यू 1/2 होती है, यानी हम पहले की अगर बात करेंगे 1/2 का मतलब 2 में खरीदेंगे, 1 का प्रॉफिट यानी 3 में बेचेंगे। ऐसे सीपी लिख दो, यहां एसपी लिख दो। कुछ लोग बगल बगल लिखेंगे, जिनको बगल बगल शौक है बगल बगल लिख देंगे। अच्छा उसके बाद यहां दूसरे की बात करेंगे SP2, 20% की वैल्यू 1/5 लॉस का मतलब 5 सीपी 1 लॉस यानी 4 एसपी। दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बराबर कर दो भाई। इनको 3 और 4 को बराबर करने का मतलब किससे मल्टीप्लाई करो? 4 3 12, 12 लाने के लिए यहाँ 4 से। अगर एक रेशियो मल्टीप्लाई करते हो तो ये कंफर्म यहाँ 3 से, दोनों में करना पड़ता है। मतलब अगर हम 3/2 है, एक में
मल्टीप्लाई कर रहे, दोनों में करोगे तभी सही माना जाएगा। तो भाई हम एसपी टारगेट था बराबर करना, बराबर कर दिया, उसके रिस्पेक्ट में सीपी भी परिवर्तन हो गया, बिल्कुल रीड कर लेंगे। अब बताओ आप कि टोटल दोनों आर्टिकल का सीपी कितना है, कहोगे सर पहले का सीपी 8 रुपए, दूसरे का 5 से 15 और 8 कितना 23 रुपए दोनों का सीपी, दोनों का एसपी कितना सर 4 3 12, 4 3 12 12 24 है। तो दोनों आर्टिकल को रेशियो के फॉर्म में खरीदा 23 में, बेचा 24 में, सर लाभ हो रहा है कितने का सर 1 का, और सीपी कितना दोनों का 23 × 100। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल सही होगा, 4 सही 8/23 आंसर। मतलब ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, तो ये ध्यान देना, इसी टाइप के क्वेश्चन हम रिलेट करते हैं, हमेशा एसपी बराबर करने वाले। चलिए जो लोग समझ गए होंगे तो चलिए दूसरा आप लोग बताएंगे, 3 वस्तुएं एक और आप लोग दिया गया, ध्यान से समझिएगा, ये सबके लिए सही होगा भाई। वैल्यू चाहिए तो वैल्यू कनेक्ट कर लो, जैसे ये देखो 3 आर्टिकल आर सोल्ड एट द सेम प्राइस, तीनों बराबर मूल्य पर बेचे जाते हैं, वेरी गुड। द फर्स्ट सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%, सेकेंड एंड थर्ड लॉस ऑफ 10 and 25%। ओके, समझ में आ रहा होगा, आवाज आ रही है, यस यस बिल्कुल। फिर कह रहा है कि इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 1200, ओवरऑल लॉस 1200 रुपए का हुआ, देन फाइंड द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड आर्टिकल। पहले जब भी सेलिंग प्राइस बराबर हो, दिमाग कहां लगाओगे, सेलिंग प्राइस बराबर करने में दिमाग लगाओगे। तो बगल बगल लिखें या ऐसे फ्रैक्शन में लिखें, जैसा कहो आप लोग। 3 वस्तु, पहला, दूसरा, तीसरा। आप बताओ 20% प्रॉफिट का मतलब 20% की वैल्यू 1/5, 5 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, 6 में बेच दिया। नीचे सीपी लिख रहे हैं, हमेशा सीपी पर प्रॉफिट होता है, ऊपर एसपी लिख रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। सेकंड को 10% लॉस का मतलब 1/10 का लॉस, यानी 100 में खरीदा 90 में बेचा, या 10 में खरीदा 9 में बेचा ना, यानी 10 में खरीदा और 9 में बेचा, वाह वेरी गुड। तीसरे की बात करेंगे सर 25% लॉस का मतलब 1/4, यानी 100 में खरीदा 75 में बेचा, या फ्रैक्शंस करोगे 1/4, यानी 4 में खरीदा 3 में बेचा सर। अच्छा, 4 में खरीदा 3 में बेचा, 1 का लॉस हुआ। सर हमने सीपीएसपी तीनों का लिख दिया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन तीनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, यानी 6 9 और 3 बराबर होना चाहिए। 6 9 3 का एलसीएम सर होता है 18, है कि नहीं। 18 लाने के लिए यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा सर, यहाँ भी करना पड़ेगा। 18 लाने के लिए 2 गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2, यहाँ सर 6 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 6, तीनों देखो बराबर है। टारगेट हमारा सेलिंग प्राइस बराबर करना था, जो उनका एलसीएम है तो एलसीएम ही बराबर ला दो, मतलब 6 9 3 को 18 लाना है, जिससे मल्टीप्लाई करना पड़े, यानी 18 में 6 से भाग करोगे, अपने आप समझ में आएगा किससे गुणा करना पड़ेगा 3, वैसे इसमें। ओके वेरी गुड। तो आई होप यहां से क्लियर हो गया, तो सब कुछ कंफर्म हो गया। अब देखो वैल्यू में क्या दिया, ओवरऑल लॉस दिया 1200 रुपए, रेशियो में पहले लॉस बताओ, और रेशियो में जो वैल्यू पूछा जाए कनेक्ट कर लो। आप कहोगे सर पहले का ओवरऑल सीपी लॉस दिया है तो ओवरऑल सीपीएसपी चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए, निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे भाई। पहले का सर 5 से 15 हुआ, 10 20 हुआ, और 6 चौक 24 हुआ, तो 15 और 20 कितना 35 और 24 59, सर तीनों का 59 सीपी हुआ। क्षेत्र का 18 18 18 18 3 54 एसपी हुआ। सर ओवरऑल लॉस कितना हुआ, 5 रुपए का लॉस हुआ है, आ गया नहीं आ गया। तीनों का सीपी, तीनों का एसपी आ गया, 54 रुपए का सेलिंग प्राइस तीनों का, 59 सीपी और लॉस 5 का। सर तीनों का लॉस 1200 दिया, 5 की वैल्यू 1200, 1 की वैल्यू सर 240, 5 से 24 5 120, 240 आ गया सर। अब क्या पूछा जा रहा, सर पूछा जा रहा सबके लिए सही हुआ, पूछा जा रहा पहले और दूसरे का सीपी, पहले का 15 दूसरे का 20, 15 और 20 35, सर 35 रेशियो की वैल्यू पूछी जा रही है, 35 × 240 मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 24 5 120 हो गया सर, है कि नहीं। 0 24 या 72 और 12 कितना होगा 84, यानी 8400 रुपए बिल्कुल दोनों का सीपी आएगा सर। ये कितना आसान है, कहाँ टफ है भाई। तो बराबर करने के बाद अगर ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस पूछता तो भाई ओवरऑल 5 का लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, तो 5 लॉस अपन सीपी × 100 परसेंटेज में निकाल लेते। लेकिन ओवरऑल लॉस की वैल्यू दे दिया गया 1200, यानी 5 की वैल्यू दे दिया गया। अब ये सबके लिए सही होगा, पहले का एसपी निकालना 18, दूसरे का 18, तीसरे का सबका 18 18, पहले का सीपी 15, दूसरे का सीपी कितना 10, तीसरे का सीपी कितना 24। पहले पर प्रॉफिट कितना होगा ये भी सही होगा भाई, 15 में खरीदते हैं 18 में बेचते हैं, यानी 3 का प्रॉफिट हुआ, वो भी सही हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ओके, टाइटन एक खुदरा, ये भी आया हुआ है। ये अब आने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आए हैं, देखिए ध्यान से। टाइटन ने एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर, टाइटन है, इन्होंने थोक विक्रेता को मेकिंग अ प्रॉफिट 10% ना, इसने होलसेलर को 10% प्रॉफिट पर बेचा एक घड़ी को। अच्छा वेरी गुड। अब होलसेलर भी लाभ कमाने के चक्कर में किसको भेज दिया, यानी रिटेलर को भेज दिया 10% लाभ पर। अच्छा वेरी गुड। अच्छा रिटेलर भी वही कस्टमर को भेज दिया, कस्टमर परचेज कर लिया इतना,
कितना और रिटेलर इतना प्रॉफिट हुआ। मतलब रिटेलर ने कस्टमर को 2 सही 3/11% लाभ पर बेच दिया। कितने में भाई? कस्टमर को बेच दिया और कितने में? 990 रुपये में बेच दिया। बहुत सस्ती घड़ी भाई, टाइटन भी इतनी सस्ती मिलती है। अच्छा ओके, समझ में आ गया। टाइटन वॉच ने होलसेलर को कहा भैया हम तुम्हें 10% लाभ पर दे रहे हैं घड़ी। होलसेलर के अच्छा ठीक है, हम तो स्टॉकिस्ट हैं, हम अपने जब खुदरा व्यापारी बेचेंगे 10% लाभ हम भी लेंगे। वो भी ले लिया। अब फिर जब खुदरा व्यापारी जो है कस्टमर को दिया, कहा हम भी भैया 2 सही 3/11 का लाभ लेंगे। वो भी ले लिया। और उसके बाद कस्टमर बेचारा पे किया 990 रुपये। मतलब कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते लोगों ने अपना खुदरा व्यापारी, होलसेलर और उसका ये दोनों लाभ ले चुके थे, टाइटन कंपनी भी। तो आप स्टार्टिंग बता सकते हो। पूछा क्या जरा? कॉस्ट ऑफ इनकर्ड बाय द टाइटन, यानी टाइटन ने कितनी कॉस्ट रखी थी। आप कहो कुछ लोग एक्स मानेंगे, कुछ लोग 1 मानेंगे, हम एक्स मान लें आसान में। 10% बढ़ा कर दिया होलसेलर को। 10% प्रॉफिट का मतलब 1/10, यानी 10 में अगर खरीदा होगा तो 11 में होलसेलर को बेच दिया। 10% बढ़ाने का मतलब 110/100 से गुणा कर दो। अच्छा, फिर होलसेलर को मिल गया, होलसेलर ने रिटेलर को 10% प्रॉफिट, फिर 111/10। अब रिटेलर ने कस्टमर को 2 सही 3/11%। 2 सही 3/11 100 में जोड़ोगे टफ हो जाता है, इसलिए 2 सही 3/11 को फ्रैक्शन में कर लो। 2 सही 3/11 को फ्रैक्शन में क्या होगी? 11 दूना 22, 3 25/11, परसेंट हटाओगे 2, 2500 का 100, 11/4, 1/44, यानी 3 सही का मतलब 1/44 का प्रॉफिट। तो 1/44 का प्रॉफिट का मतलब 44 में अगर रिटेलर खरीदेगा तो 45 में बेच देगा कस्टमर को, यानी 1/44 का मतलब हुआ कि 44 में खरीदा, 45 में बेच दिया। अब फाइनली कस्टमर को 990 मिल गया, वही बराबर हो गया। ये तो सॉल्व करना है, बिल्कुल सही। ये इसमें कोई ट्रिक भी नहीं लगा रहे हैं, बेसिक सॉल्व हो गया। 11 चौक 44 हुआ, हाँ सर बिल्कुल हुआ। 5 दुनाई 10 हुआ, 5 9 45 हुआ, यस सर। तो एक्स बराबर हुआ क्या सर? यहाँ से 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 0 हो गया। हाँ सर, ये 1 11 इससे कट गया सर, यहाँ 10 सिर्फ बचा, यहाँ 2 बचा, 4 नहीं 8 बचा ना। देखो यहाँ सर 8 बचा और उधर 1 0 बचा, 800, यानी एक्स बराबर सर 800 आ गया। 800 भैया टाइटन ने बनाया था 800 में, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 990 का हो गया। बताओ कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसानी सॉल्व कर सकते थे हम लोग, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। वेरी गुड, चलिए इसको बताइएगा, ध्यान से पढ़िएगा। प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में इतना और 3 वर्षों में इतना हो जाती है। मूलधन और ब्याज की दर क्या? ब्याज अलग अलग, ब्याज निकाल लो, मूलधन आ जाएगा। याद करो जब आप लोगों को सीआई बता रहे थे भाई, क्या याद करोगे? एक ट्रिक बताया था, ट्रिक का मतलब कैसे निकालते वो भी बताया था आप लोगों को, कि कभी भी देखो, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर की बात करें, इस वाले क्वेश्चन की बात करें, यानी अगर क्रमागत वर्षों में कोई मूलधन यानी 2 ईयर में कोई अमाउंट होता है और वही 3 ईयर में कुछ अमाउंट होता है, 3 साल में अमाउंट हुआ, 4 साल में, 4 साल में, 5 साल में, क्रमागत वर्षों में कोई मूलधन अमाउंट में कन्वर्ट होता है, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, क्रमागत वर्षों में कन्वर्ट होता है। हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तो जो दोनों अमाउंट का अंतर होता है वो पहले वाले अमाउंट पर ब्याज माना जाता है। 10,000 वाले क्वेश्चन को हम कैसे रिलेट करवाए थे, ध्यान दीजिएगा। ये प्रॉपर बेसिक बताया था, क्यों ऐसा होता है ये भी बताया था। क्योंकि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, ब्याज पर ब्याज होता है, जो तीसरे वर्ष ब्याज होता है वो दूसरे वर्ष और मूलधन दोनों पर लगा हुआ होता है, इसलिए जो है अमाउंट में कन्वर्ट होके पिछले साल पर रिलेट होता है ना। ओके, तो ये हुआ। और एक और बताए थे डबल टाइम के लिए, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। कोई मूलधन जो है 2 वर्षों में कोई अमाउंट होता है, वही मूलधन 4 वर्षों में, कोई 3 वर्षों में, 6 वर्षों में, 5 वर्षों में, 10 वर्षों में, यानी डबल टाइम में कोई मूलधन अमाउंट में कन्वर्ट होता है तो प्रिंसिपल निकालना होता है। तो क्या बताए थे भाई? पहले वाले अमाउंट का स्क्वायर डिवाइड बाई दूसरा वाला अमाउंट कर दो, यानी पहला वाला अमाउंट डबल बार मल्टीप्लाई करके दूसरा कर दो, आंसर आ जाता था। तो ये ट्रिक है, क्योंकि बेसिक तो पता है, बेसिक यहाँ लगाने की जरूरत नहीं भाई कि कौन सा मनी था, क्या चेक करेंगे, कितना टफ थोड़ी ध्यान देंगे। तो फिलहाल ये क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर में दोनों अमाउंट का अंतर पहले वाले अमाउंट पर ब्याज माना जाएगा, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा भाई। वेरी गुड। चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं जो फाइनली इस पे था। तो फाइनली क्वेश्चन क्या बना भाई? देखो ये बना है, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज निश्चित 2 वर्षों में इतना, 3 वर्षों में इतना। तो भाई 2 वर्ष और 3 वर्षों का अंतर घटाओ पहले ना, तीनों का अंतर क्या है? जो अंतर होगा वो पहले वाले ब्याज पर ब्याज माना जाएगा। कहोगे सर अंतर निकालेंगे, सर अंतर डायरेक्टली निकालें? हाँ सर, देखो 1 पॉइंट है, वहां 3 पॉइंट है, 2 पॉइंट रहेगा, 8 और 2 तो टच ही नहीं करो, तो 1 में से 8 जाएगा सर। देखो 2 पॉइंट टच ही नहीं करें,
1 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा सर, वो 10 बना लेंगे, 10 में से 8 गया 2 हो गया सर। यहाँ सर क्या बचेगा, यहाँ सर 7 बचेगा, 7 में से 8 नहीं गया, 17 में से 8 गया 9, 9 8 17 सर। अच्छा तो फिर यहाँ 1 बचा सर, 1 का मतलब ना फिर नहीं जाएगा, 1 मतलब 10 सर, 1 10 उधार कैरी कर देंगे ना, बताओ क्लियर है क्या कह रहे हैं। 1 का मतलब 11 हो गया भाई, 11 में से 8 3 11, ठीक है। आप कहोगे सर फिर यहाँ पे 4 बचा सर ना, 4 14 में से 9, 9 5 14 5 सर, यहाँ 8 तो हुआ, मतलब 539.228 आया कि नहीं आया, कैसे आया। कुछ लोग कहेंगे सर ये किया, ध्यान दीजिएगा 9528.128 माइनस 8988.8 ये क्या है। देखो घटाते हो बेसिक से ही करते हो ना, 2 0 बढ़ा देते हो, क्यों, देखने में अच्छा लगे। यहाँ 8 हुआ, यहाँ 2 हुआ, 11 में से 8 3 11 ना, अरे यार भैया यहाँ 2 तभी तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। यहाँ 11 में से 8 गया 3 11 सर, यहाँ क्या बचा 7, 17 में से 8 गया 9 8 17 सर, यहाँ पे फिर भी कितना 11 सर, 11 में से कितना, 11 में से 8 3 11 सर, यहाँ पे 4 14 14 में से 9 5 14 सर, 8 बिल्कुल सही, 539328 ये हो गया। तुम लोगों के चक्कर में भाई इतना कैलकुलेशन भी नहीं, इतना टाइम लगाओगे तो कैलकुलेशन तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। 8988.8 पहले वाले अमाउंट पर ब्याज मानाने का मतलब 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दोगे तो ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हट गया, मतलब अब सब हट गया, 0 सब पॉइंट हट गया। तो ये लगभग कितनी गुना है, देखो ये कितना है 89,000, ये कितना 53, तो 8 का लगभग 8 6 48, 8 6 48 ना, 6 बार जाना उम्मीद है। देखो 6 8 48, 6 8 48 4 52, 6 8 48 5 कितना हुआ 48 5 48 53, हाँ बिल्कुल ये 8% होगा जब जैसा 6% होगा, जब 6 बार जाएगा 6% होगा, इसका मतलब मूलधन भी 8,000 होगा, चाहे चेक कर लो, क्लियर ना। मतलब 6% आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो मूलधन की जरूरत ही नहीं है, वैसे बना लेंगे। मतलब कोई 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना निश्चित राशि 2 वर्षों में इतना हो गई, तो इसका मतलब हुआ 8,000 अगर मानते हो और 8,988 हो गई, 988.8 क्या हुआ हमारा 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या हुआ हमारा ब्याज हुआ, और 6% अकॉर्डिंग ब्याज कितना होगा 6 दूना 12, तो 12.36%, यानी 8,000 का इतना निकालो, इतना होना चाहिए, अगर होगा तो सही है, नहीं होगा तो गलत है। 8 से 48 बिल्कुल, 8 से 24 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चेक करोगे तो आसान होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो हम ये कंफर्म है, क्योंकि सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो बाकी हमें मूलधन ध्यान ही नहीं देना है। वेरी गुड, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, नहीं होगा तो भैया चलो सही समझ में आ गया। इसको देखो ध्यान से, क्या कह रहा क्वेश्चन को, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 15 घंटे 10 घंटे में भर सकते हैं, वेरी गुड। एक टैप सी पूरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है, अच्छा। 3 नल 2 घंटे तक खुले रहे, तभी याद आया कि खाली करने वाला खुला छोड़ दिया गया, और तीनों खुला ही गया भाई, तो इसमें क्या दिक्कत है। फिर इसे बंद कर दिया गया, टंकी को भरने में कितने घंटे और लगेंगे, तो आप कहोगे सर जो है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम 15 और इतना टैप सी एम्प्टी द फिल सिस्टम 13 आवर। अच्छा, जब भी ऐसा दिया होगा आप कहोगे सर एलसीएम लेते हैं, मस्त है। ए कितना 15 घंटे में भरता है और बी कितना भरता है भाई, भरने के लिए प्लस करते हो आप लोग 10 घंटे में भरता है। एक सी टैब है वो जो है 30 घंटे पूरी टंकी को खाली कर देता। सर इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 30 ही आएगा। 30 कैपेसिटी मानेंगे, यानी इतना कंटेनर कैपेसिटी है, 15 दूना 30, यानी 2 लीटर पर घंटे ए भरेगा सर, 10 तिहाई 30, 3 लीटर पर घंटे बी भरेगा सर। अच्छा, फिर कहोगे यानी 1 लीटर पर घंटे खाली करेगा, तभी 30 घंटे में 30 लीटर खाली करेगा पाइप सी। इतना तो देखते ही समझ जाना है। अब उसके बाद जो कहेगा वो हम कनेक्ट करेंगे। कह रहा तीनों नल एक साथ खोलेंगे भाई, एक 2 लीटर पर आवर भरेगा, एक 3 और दूसरा 1 खाली करेगा। तीनों एक साथ खोलेंगे, 3 2 5 माइनस 1 4, तो फाइनली 4 ही भरेगा। तीनों नल 2 घंटे तक खुला रहे, तो भाई 1 घंटे में 4, 2 घंटे में कितना, आप देखो तीनों नल ए और बी भरेगा और सी जो है खाली करेगा। 2 घंटे तक खुला रहा, 1 घंटे में 4 भरते हैं, 2 घंटे में 8 लीटर भर देंगे भाई, वेरी गुड, 8 लीटर भर देंगे। तो उसके बाद याद है खाली करने वाला खुला छोड़ दिया गया, इसका मतलब ये भाई कुछ गलती है। वो 4 रहा था 2 खोलना, लेकिन तीनों खोल दिया गया, इसका मतलब ये है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं का मतलब जब ऐसा दिया है तो हम क्या करेंगे, तो ये तीनों खोल दिया गया, फिर उसे बंद कर दिया कि टंकी को भरने में कितना और लगेंगे। देखो एक तरीका इसके लैंग्वेज के हिसाब से ये है कि 8 लीटर भरा है भाई, अब जो है बचा कितना है, बचा आप कहोगे सर 22 लीटर बचा है, 30 है,
तो अब अगर उसको बंद कर देंगे, 22 लीटर बचा हुआ है, बंद कर देंगे तो बचा क्या? अब ए और बी, 3 और 2 5, 5 के हिसाब से 5 चौक 20 ना, 2 5 चौक 20 और 20 5 चौक 20, 4.4 आवर लगेंगे सर, 4 घंटे कुछ मिनट लगेंगे। लेकिन सर ये गलत है, ऑप्शन बहुत दूर दूर तक नहीं है। हमें लगता है क्वेश्चन ये नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन एक बार बहुत बार एग्जाम में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती से, ये ऑल नहीं, 2 पाइप्स वर ओपन फॉर 2 आवर्स, ये ऐसा किया गया कि उसने क्या किया, पहले जो है दोनों पाइप ओपन किया। ये कहेगा टंकी जब भर जाना चाहिए था ना, तो देखता है गलती से तीसरी पाइप भी खुली रह गई, यानी इसका मतलब हुआ कि टंकी भरी नहीं है, उसको लगा भर गई होगी लेकिन भरी नहीं है, खुली रह गई। अब जो है फिर वो बंद करके जो भरता है तो कितना टाइम लगेगा, ये कह रहा होगा। लेकिन ये क्वेश्चन का सेंस जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में गलत है। ऐसा कह रहा होगा तो ये आंसर, लेकिन एक सेंस लगाते हैं दूसरा शायद, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आया था। अगर हमें यहां से कह दे, देखो व्हेन 2 पाइप, यानी 2 पाइप नहीं 3 पाइप, 2 पाइप एक साथ ओपन किए जाते हैं। व्हेन सिस्टम टू बी फिल्ड, जब टंकी भर जाना चाहिए था तब उसे याद आया कि भाई तीसरा भी खुला रह गया है, तब उसने बंद किया। अब उसके बाद टंकी कितने समय भरेगी, ये सही है क्वेश्चन है। मतलब ये सही क्वेश्चन नहीं है, तब ऐसे करोगे भाई। हम कहेंगे पहले 2 पाइप ओपन रह गए, हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन इसलिए बना रहे हैं। आप कहोगे सर 30 लीटर कैपेसिटी है, 3 2 5 लीटर 1 घंटे में भरेंगे दोनों मिलके, तो पूरी टंकी को 5 6 30, यानी 6 घंटे में टंकी भर जाना चाहिए था। अगर हम कहें कि वो दोनों 2 ही पाइप पहले, यानी जो इनलेट पाइप है, भरने वाला पाइप दोनों खोलता है और 6 घंटे बाद उसको लगेगा कि भाई अब भर गई होगी। 6 घंटे भर गई, उसको लग रहा है लेकिन भरी नहीं, क्यों? क्योंकि 6 घंटे तक कौन खुला, 6 घंटे तक जो है वो इन आउटलेट पाइप भी खुला रहा। तो इसका मतलब सी भी अगर 6 घंटे तक खुला रहा तो 1 घंटे में 1 खाली करेगा, 6 घंटे में 6 लीटर खाली कर देगा, यानी अभी भी 6 लीटर बची हुई है टंकी, ठीक है ना। अब जो है इसको बंद कर दिया गया, इसी को फिर से ए और बी भरेंगे, किसको? 6 लीटर को ए और बी भरेंगे 5 के हिसाब से, तो 5 कम 5 5 दुनाई 10, 2 1.2 आवर, ये सही है। मतलब ये क्वेश्चन लैंग्वेज गलत है। कैसे लैंग्वेज होना चाहिए था कि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, ये सब पता नहीं क्या, 2 घंटे नहीं, दोनों नल है, दोनों नल एक साथ खोले जाते, तभी याद आया कि जब टंकी भर जाने वाला था कि तीसरा नल भी खुला रह गया। जब टंकी जितने टाइम में भर जाना चाहिए था, तीसरा नल भी खुला रह गया, और फिर उसने तीसरे को बंद किया, और जो बचा हुआ था उसे कितने टाइम में फिल होगा, तो वो सही आंसर है। पहला करोगे तो गलत आ जाएगा, हमें तो वो नहीं होगा। पुरुष महिलाओं का ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन अभी आप लोगों को वर्क एंड वेजेज में सारे क्वेश्चन करवाए थे। वर्क एंड वेजेज में सारे क्वेश्चन में मजदूरी वाला था कि भाई एक पुरुष एक महिला का अगर दिया होगा कितने दिन में कितना अर्न करते हैं और टोटल कितना अर्निंग दिया होगा, कैसे एक पुरुष का निकालोगे, तो ये क्वेश्चन होमवर्क फॉर्म में देते हैं। और जो लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब उनको बेसिक पढ़ने की जरूरत है, यानी वो अभी अलग से हमने वेजेज का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क वेजेज अलग से, मजदूरी वाले क्वेश्चन, सिर्फ मजदूरी वाले क्वेश्चन अलग से बताए हैं, और सब में यही क्वेश्चन बताया है। तो भाई जिनको डाउट होगा वो एक बार जरूर पढ़ें। हम इसको इसलिए नहीं बता रहे हैं कि उसको एक बार इसी बहाने देखोगे, बहुत लोगों को हमें पता नहीं आएगा, जो पहली बार मजदूरी वाले पढ़ रहे होंगे उनको नहीं आएगा, तो नहीं आएगा तो एक बार उसी बहाने देख लोगे, वो तो तब तो आ ही जाएगा ना। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखोगे, ये नेक्स्ट का मतलब अब जो थोड़ा सा जो है हम लोग थोड़ा पॉज लेते हैं। पॉज लेने का मतलब हुआ कि अब हम लोग एनालाइज करेंगे कि कितने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए। 5-6 क्वेश्चन हो गए, छठा हमने कहा उससे पढ़ेगी, लेकिन 5 में कितने आप लोग सॉल्व कर पाए? तो अगर 5 सॉल्व कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पाए तो छठे क्वेश्चन पे आते हैं। चलो कोई बात नहीं, यही पॉज था भाई। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कहोगे सर कैसे आ चुका है? पढ़िए, 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर चल रही हैं, नहीं तो लड़ जाएंगी। ट्रेन की लंबाइयां 120 मीटर है, विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो एक दूसरे को 4 सेकंड में पार करती हैं, और जब वे समान दिशा में दौड़ते हैं तो 12 सेकंड में पार करती हैं। ट्रेन के तब 2 ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे या सेम डायरेक्शन में क्रॉस करे तो कंडीशंस क्या क्या होती हैं आप लोगों को बताए थे भाई। 2 ट्रेनें अगर एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करती है तो उनकी लंबाइयां जुड़ती हैं, यानी रिलेटिव डिस्टेंस, उनकी चालें जुड़ती हैं, रिलेटिव स्पीड, टाइम निकाल लोगे। सेम डायरेक्शन में क्रॉस करती हैं तो उनकी लंबाइयां जुड़ती हैं, रिलेटिव डिस्टेंस, चालें घटती हैं, रिलेटिव स्पीड, और टाइम निकाल लोगे। बस वही दिया है भाई।
दोनों ट्रेनों की लंबाइयां दिया, ट्रेन टू पैरेलल ट्रैक, लेंथ ऑफ ईच ट्रेन 120 मीटर। तो जब दो ट्रेनों की चालें दिया है, हम समझें भाई पहले ट्रेन की स्पीड S1 दूसरे की S2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, दोनों ट्रेन की लंबाइयां 120 प्लस 120 240 है, और दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में 4 सेकंड में, तो 240 को अगर 4 सेकंड में पार करेंगे तो 4 छक 24 यानी 4 छक 24 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रिलेटिव स्पीड होगी दोनों की। वाह, वेरी गुड। आप कहोगे सर यही अगर अपोजिट डायरेक्शन में S1 माइनस S2 यानी S1 ज्यादा है मान लो, तो 12 सेकंड में पार कर रही, दोनों की लंबाइयां फिर से जुड़ेंगी 120 120 240 और 12 सेकंड में 12 दूनाई 24। अब रिलेटिव स्पीड कितना 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मतलब जब सेम डायरेक्शन में होंगी चालें ऐड हुई 60 मीटर पर सेकंड, और अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जब जाएंगी तो घट गई, तो इसका मतलब कम हुई, ये हो गया। सर S1 प्लस S2 S1 माइनस S2 दिया है तो S1 S2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो निकाल लेंगे भाई। S1 की वैल्यू कितना होगा, जोड़ते हो 60 20 80 डिवाइड बाई 2 यानी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, S2 की वैल्यू कितनी होगी, S2 60 माइनस 20 40 डिवाइड बाई यानी 20 मीटर पर सेकंड। तो ये S1 S2 आ गया। लेकिन सर किलोमीटर पर आवर में निकालना, निकाल लो भाई, किसकी चाल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन यानी 40 मीटर पर सेकंड वाला। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करते हो, 18/5 से। 5 से 5 8 40, 18 8 144 है क्या सर, यस 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बिल्कुल सही आंसर होगा। मतलब दोनों का लंबाई दी है, टाइम दिया है, तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में आ गया तो S1 प्लस S2 अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड, S1 माइनस S2 सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड। अब आ गया दोनों को S1 S2 आ गया मीटर पर सेकंड में, लेकिन निकालना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लोगे, हमें पता है, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट, दिस बहुत बार क्वेश्चन आया था, हमने कहा था आप लोग जो है इसको रिलेट करके निकालोगे। एक नाव 12 घंटे में धारा के प्रतिकूल 48 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 72 किलोमीटर दूरी तय करती है। मतलब ये हम बोल सकते हैं 48 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल प्लस 72 किलोमीटर धारा के अनुकूल, कुल 12 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हैं ना, यही तो है, बहुत बार आप लोग देखे होंगे। जबकि 72 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 48 किलोमीटर, नहीं ये क्या कर दिया, वाइल 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 डाउन स्ट्रीम, उल्टा हो गया, वाइल 72 अप स्ट्रीम, वाइल 72 अप स्ट्रीम एंड कितना भाई 48 डाउन स्ट्रीम, ये 13 घंटे लगेगा ना, 13 आवर। मतलब ये कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 2 बार दिया गया, 2 बार कंडीशनल दिया गया, धारा के विपरीत दिशा में हमने अप स्ट्रीम को यू मान लिया, 48 किलोमीटर यू स्पीड से इतना टाइम, डाउन स्ट्रीम में 72 किलोमीटर डी स्पीड से इतना टाइम, दोनों टाइम 12 घंटे, फिर 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम में यू स्पीड से इतना टाइम, डाउन स्ट्रीम में टाइम, टोटल टाइम दे दिया गया। तो डी का मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम का मतलब स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्टीम ऐड हुई होगी, अप स्ट्रीम का मतलब स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ मैन स्टिल वाटर में से घटी हुई स्ट्रीम की चाल। ये बताया था आप लोगों को पूरा डिटेल में, और ये तो आप लोगों को 2-2 बार रिकॉल कर चुके, 2-3 बार पढ़ा चुके हैं। कौन सा, बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग चाहे बेसिस सॉल्व करो चाहे हिट एंड ट्रायल लगाओ। बताओ हिट एंड ट्रायल का मतलब हमने क्या कहा था भाई, 48 और 72 दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, 48 और 72 जो हैं, तो हम क्या करेंगे, इनका HCF में भी जो है यहां पे स्पीड हो सकती है। जैसे 48 72 12 और 48 का, तो 12 छक 72 12 चौक 48, 12 HCF हो सकता मतलब वैसे, और 8 छक 48 8 9 72, 8 भी हो सकता है, 6 से 6 8 48 और 12 छक 72 6 भी हो सकता है ना, 6 से भी कटेगा। ये सारे HCF हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटी है, इन्हीं में से यू कोई मान लो। एक बार चेक करें, 6 माने 6 8 48, अगर 8 घंटे 4, तो 4 से 4 करोगे, तो अगर भाई यहाँ 6 मान लोगे तो 6 से कितना हो, 6 8 48 8 घंटे, 4 घंटे बचा, तो 4 घंटे का मतलब कितना हुआ, 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4 3 4 32 18 घंटे, 18 से कटेगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल 6 वाला तो नहीं हो सकता। चलो पहली पॉसिबिलिटी हट गई, 6 नहीं हो सकता। अच्छा 8 देखो सर, 8 करेंगे तो 8 छक 48 6 घंटे, बचा 6 घंटे, और 12 छक 72 12 हो जाएगा। 6 करेंगे तो ये सर 6 12 छक 72, 12 छक 72, और 8 करेंगे सर
8 करेंगे तो 12 छक 72, 6 8 48 ना, 12 छक 72, ध्यान दीजिएगा, 12 तिहाई 12 चौक 48, 12 चौक 48, ठीक है, 12 चौक 48 और 8 9 72। हाँ भैया बिल्कुल सही है। आप लोग अगर देखो इसको 8 मानते हो, बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। 6 और 6 4 8 अगर मान लो सही हो जाएगा, मतलब 8 का मतलब क्या, 6 मान लो सही हो जाएगा, नहीं हम कहते 6 8 48 और 6 12 छक 72, 6 12 6 12 छक 72, नहीं 6 8 48। अगर हम डी मान लें 12, यू मान ले 8, देखो सही हो रहा है, चेक करो। नहीं दूसरा तरीका है, ऐसा नहीं कि यही तरीका है। आप कहोगे सर कंफ्यूज, अभी हम समझने के लिए, नहीं तो और तरीका है, हिट एंड ट्रायल हम बता रहे हैं। एक मानेंगे, जैसे डी मानेंगे 12 HCF से 3 पॉसिबिलिटी है, 12 छक 72, 8 छक 72, 8 छक 48, फिर 8 9 72, 12 चौक 48, 9 4 13, दोनों टाइम सही है, बिल्कुल सही भाई। डी 12 और यू 8, तो स्पीड ऑफ स्टीम, तो स्टीम का मतलब वाई की वैल्यू, तो डाउन स्टीम माइनस अप स्टीम डिवाइड बाई 2, 12 माइनस 8 4 डिवाइड बाई 2, यानी 2 किलोमीटर पर आवर इतना। तो अगर ये तुक्का बैठ गया ना, बहुत आसान है, मतलब जो इसका किसी का भी अप स्टीम में चाहे डाउन स्टीम में जो डिस्टेंस लेट कर रहे हो उसका HCF पॉसिबिलिटी है कि वो बन जाएगा डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम में, उसकी स्पीड बन जाएगा। अब दोनों में जस्टिफाई कर लो, क्या जो हम बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं, सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई इशू नहीं। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर समझ में नहीं आया, नहीं आया तो बेसिक तो है ही आपके पास ना, देखो नहीं आया तो बेसिक है भाई। 48 72 का HCF कितने 44, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करो, कहोगे सर 3 से, यहाँ किससे 2 से, पूरा यहाँ घटा दो, तब भी तो उतना टफ नहीं है। देखो 2 से बराबर हमने ये किया, 72 दूना 144, नहीं 72 तिया इतना, इसको घटा दो तब भी डी और यू आ जाएगा ना, बेसिक सॉल्व कर ही लोगे। ओके चलो नेक्स्ट देखोगे, इतना तक क्लियर है। वाह बिपाशा जी मिल गई हैं। बिपाशा मल्लिका सुबह 6 बजे कोलकाता और अंबाला शहर से, पढ़िए पहले इसको ध्यान से, एक बार ध्यान से समझिए, लीजिए पहले आप लोग 30 सेकंड लीजिए पढ़ने में भाई। पढ़ लिए, बताइए जल्दी। चलो देखो बस थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है ओके क्या कह रहा है भाई, देखो बिपाशा और मल्लिका सुबह 6 बजे कोलकाता और अंबाला, कोलकाता अंबाला बिपाशा मल्लिका, ठीक, अंबाला से मल्लिका कोलकाता से बिपाशा निकलती हैं सुबह सुबह 6 बजे। वाह बहुत सुबह सुबह निकल दिया इन्होंने। और कह रहा है कि भाई बिपाशा की गति 60 किलोमीटर, बिपाशा स्लो चलती है, मल्लिका तेज चलती है 120 किलोमीटर। वाह मल्लिका की स्पीड 120 किलोमीटर निकलती है। अब कह रहा है कुछ समय बाद, अब कितने समय बाद नहीं पता, लेकिन कुछ समय बाद निकली कौन, कुछ समय बाद जो है निकलती है कौन, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा करती है कौन, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा रानी निकलती है। रानी भी है भाई, रानी कहां से निकलती है, बात कोलकाता से अंबाला निकलती है और 90 किलोमीटर प्रति घंटे यात्रा करती है। रानी कुछ समय कोलकाता से अंबाला की तरफ, ये भी रानी भाई कोलकाता से निकलती है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अंबाला की तरफ। कब निकलती कितने बजे नहीं पता। हाँ सुबह 6 बजे बिपाशा और मल्लिका चल दी थी एक दूसरे की तरफ अंबाला और कोलकाता से। कुछ समय बाद कौन निकला भाई, आपकी रानी। ओके इतना निकला। अब कह रहा है कि उनके बीच की दूरी, कोलकाता और अंबाला के बीच की दूरी 1080 किलोमीटर है। अच्छा वेरी गुड, इतना किलोमीटर, बताइए कितने समय पर, मतलब मिलेंगी एक ही दिन, रास्ते में एक स्थान पर मिले। जाहिर सी बात है मल्लिका तेज चल रही है, ये धीरे चल रही है, ये धीरे चल रही है, इससे तेज ये चल रही है, कहीं ना कहीं मिलेगी, तो कितने बजे मिलेंगी ये कह रहा है। लेकिन हमें भैया रानी के चलने का टाइम डिसाइड नहीं है। 2-3 तरीके हैं। 2-3 तरीके का मतलब ये हुआ कि आपको पता है दोनों एक टाइम अगर फिक्स है, भले अलग है टाइम,
टाइम फिक्स का मतलब ये हुआ कि एक ही टाइम पर मिलेंगी, ये क्लियर है, निकलेंगी नहीं, मिलेंगी। मतलब ये क्लियर हुआ भाई, जहां भी मिलेंगी जितना समय ये चलेगा उतना समय वो, ऐसा है। समय फिक्स का मतलब हुआ कि भाई, समय फिक्स का मतलब यहां पर इससे वो है कि फिर एक ही स्थान पर मिलते हैं, एक ही स्थान पर मिलते हैं, दोनों का जहां मिलेंगे दोनों का डिस्टेंस फिक्स है, हम ये कहेंगे, सॉरी, दोनों का डिस्टेंस फिक्स है, दूरी फिक्स है कि भाई यहां मिलेंगे, दूरी फिक्स नहीं है। कहोगे सर ये भी कंफ्यूजन है, ध्यान समझिए क्या करें, चालें अलग अलग हैं, हमें ये पता है भाई निकलती है रानी कुछ समय बाद इस गति से, गति तीनों की अलग अलग है। बड़ा कंफ्यूजन हो गया? नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। समय पहुंचने का समय बराबर है, जितना जिसकी चाल तेज होगी मतलब वो ज्यादा दूरी कवर करेगा, जिसकी चाल स्लो होगी कम दूरी कवर करेगी। यानी टाइम अगर फिक्स होगा तो डिस्टेंस स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा। आप कहोगे अच्छा, और दूसरा ये भी है, डायरेक्टली कह सकते हो टाइम की अगर हम बात करें, 1080 किलोमीटर डिस्टेंस है, तीनों का रिलेटिव स्पीड भाई अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों अपोजिट, ये तो तीनों का रिलेटिव स्पीड कितना होगा? 60 प्लस 90 प्लस 120, 180 और 90 कितना? 270, 270 किलोमीटर पर आवर डिवाइड कर दो, यानी 4 घंटे बाद, यानी 6 बजे निकलती है, इसका मतलब 10 बजे रानी भी वहां पहुंच जाएगी। अब कहोगे कुछ कंफ्यूजन है सर, क्यों रिलेटिव स्पीड जोड़ रहे हैं, 3 है। चलो एक तरीका हम ये बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, रानी को छोड़ दो, रानी को छोड़ दो, या रानी को लिए रहो, कोई बात नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि बिपाशा, मल्लिका और रानी, जिस इनकी स्पीड का रेशियो दिया है, यानी बिपाशा का 60, मल्लिका का 120, रानी का 90, तो जो इनकी चाल का अनुपात होगा वही इनके चली गई दूरी का अनुपात होगा, क्योंकि टाइम बराबर मिलेंगी, जहां मिलेंगी वो बराबर एक ही जगह मिलेंगी। तो 30 दुनाई 3 चौक 12, 3 त्रिक 9 ना, तो कितना कितना दूरी भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 2 4 2 6 3 9, 9 की वैल्यू इतना, 9 रेशियो की वैल्यू 1080, 1 की वैल्यू कितना? 9 एकम 9 और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120, 12 दुनाई 24, 240 किलोमीटर ये बिपाशा, 12 चौक 48 किलोमीटर मल्लिका, और यहां से 12 3 36, 360 किलोमीटर ये, मतलब ये इतना दूरी जहां भी मिलेगी तहां चली हुई होंगी। और एक तरीका बता रहे हैं, तो देखने से समझ में आ रहा भाई 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर की चाल से कितना समय लगा होगा? कहोगे सर 4 घंटे लगा होगा, ये भी 4 घंटे, ये भी 4 घंटे, 4 घंटे चलती, 4 घंटे बाद मिलेंगी, यानी 10 बजे मिलेंगी। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो और बताएं, एक तरीका और भी, ऐसा नहीं कि ये तरीका भाई, ध्यान दीजिएगा, और भी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। चलो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस ओह, फिर से 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चाप पर 108 डिग्री कोण बनाता है। याद करिए, ध्यान दीजिएगा, इसको हम इसलिए दे रहे हैं कि आप लोगों को बहुत बार सॉल्व कराए थे, भूले ना। क्या बताए थे भाई? ये था, ये अगर आपका सर्कल था, बहुत अच्छा सर्कल बना भाई बिना देखे, ठीक, ये सर्कल था, इसका सेंटर था, रेडियस ये आर था, ये रेडियस आर था, थीटा एंगल पर एक आर्क डाला गया, चाप डाला गया ना, बताओ, थीटा एंगल पर एक चाप डाला गया, जो चाप की लंबाई ये पूरा 360 डिग्री होता है, ये आप लोग क्लियर है। तो अगर चाप ये सेक्टर बना, यानी ये जो है क्या है, ये त्रिज्यखंड बन गया ना, ठीक है। तो अब आप कहोगे वृत्तखंड का कि सेक्टर का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे? थीटा बाई 360 इंटू जितना पूरे सर्कल का होगा वो थीटा अपॉन 360 का कितना भाग होगा, बस। कहोगे सर ये एल की वैल्यू क्या होगा? सर एल यानी चाप की लंबाई क्या होगा? थीटा बाई 360, और चाप का मतलब ये चाप, पूरे परिधि में ये कितना है, तो यानी 2 पाई आर, मतलब पूरी परिधि का भाग है। ये बताए थे आप लोगों को ना, बस रख दो, आंसर आ गया। एक कोई निकाल लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो सेक्टर का क्षेत्रफल निकालें। चलो देखो, सब कुछ दिया गया है। आप कहोगे सर सब कुछ दिया गया, रखना ही तो है। थीटा का मतलब कितना? 108 डिग्री बाई 360, और पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 28 इंटू 28, रेडियस 28 दिया। सॉल्व कर दीजिए, आएगा आंसर। वेरी गुड। कहोगे कैसे सॉल्व करेंगे सर? 7 चौक 28 ऐसे होगा, और 4 9 36 90 ये हुआ, 10 यहाँ है,
9 कम 9 दूनी 18, 12 9 108 हुआ, 10 है ये, ठीक है। 10 यहाँ है, पॉइंट लगा दो, बाकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ये सबसे सही है किससे, 12 से या 28 से कर दो, कट गया 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 से कर दो। देखो सब में अलग अलग ही सेम ही आ रहा है भाई, ज़्यादा आसान था वो, चलो कोई बात नहीं। 22 दूना 44, 22 दूना 44 और कितना 12 दूना 24, 4 12 दूना 24 और 2 26, 264 और 4 से 4 32 और 4 दूना 8 और 3 कितना हुआ, 8 3 11 112, 264 इंटू 112 तो कितना हुआ 4 दूना 8, तो 4 दूना 8 का मतलब यही वाला सही है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा भाई ये, तो इसका मतलब यही सही है। पहला लास्ट में 8 आ रहा ना, 10 भाग करोगे 8 और 6 दूना 12 और 4 1 4 12 4 16 16 6 2, यही आएगा जो भी है, कैलकुलेशन कर लोगे। बताइए कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा, सॉल्व कर लेंगे दिस। अच्छा हमें क्या चाहिए, चाप की लंबाई। कहोगे सर चाप की लंबाई, चलो चाप की लंबाई आसान है, थीटा 108 है बाई 360 ना इंटू 2 पाई आर, 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना 28 ना, तो सॉल्व कर दो। 7 चौक 28 सर ये आसान था, कितना था देखो, 4 से 4 9 36 सर 90 हो गया, 9 से सर 9 1 9 दूनी 18 12 हुआ, 12 दूना 24 ना, ये इसमें कोई नहीं नॉट आए वाला लग रहा है यार, 10 भाग कोई नहीं है, नॉट नॉट नॉट, चाप की लंबाई कोई नहीं है इसमें। देखो करोगे तो 12 दूना 24, 24 दूना 48 और 24 दूना 48, चार्ज कितना हुआ 52, इतना मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 32, 10 करोगे तब भी 4 नहीं, बिल्कुल नहीं आया, कोई नहीं आएगा ये नहीं, हाँ कोई नहीं आएगा इसमें, कोई नहीं है, ठीक है। चलो आई होप ये सॉल्व कर लोगे, बस कैलकुलेशन था, फॉर्मूला आप लोग बताना था, इजी वे में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आप लोग देखो इसको, एबीसी की औसत आय 12,000 प्रति माह है। कौन भाई, ए बी और सी, ये एवरेज है 12,000 पर मंथ ना। अच्छा एवरेज दिया है तो भाई सम भी दिया है, बीसीडी देखो, बीसीडी कितना है 15,000 पर मंथ। अच्छा वेरी गुड, 15,000 पर मंथ है। यदि डी की औसत आय ए का दोगुना है, मतलब डी ए का दोगुना है, डी ए का दोगुना है, ए 1 होगा तो डी कितना होगा 2 होगा। तो बी और सी की औसत आय बताइए, तो बी और सी की औसत आय, वाह वाह, बी और सी की औसत आय बताना है, तो बी और सी ट्रिक लगाएं कि जो है डायरेक्टली बेसिक बताएं, क्योंकि बेसिक भी टफ नहीं है भाई। ऐसे कर दो जैसे 3 लोग हैं ना, ए बी सी है, बी सी डी है, ठीक है। आप कहोगे से ए बी सी 3 लोगों का 12,000 प्रति माह है औसत, तो टोटल कितना वेतन होगा, तो 3 12 3 36,000, ठीक है ना। अच्छा बीसीडी का 15,000 है, टोटल कितना हुआ 15 3 45,000। सर एबीसी से बीसीडी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सर बीसी बीसी कट जाएगा, यहाँ बीसी बीसी कट जाएगा, ए इंटू डी, यानी ए और डी के इनकम का टोटल डिफरेंस कितना 45,000 36,000 का अंतर कितना हुआ 9,000 हुआ ना, 9,000 अंतर है ए और डी का। तो ए और डी का अंतर है और ए और डी का रेशियो दिया 2 और 1, तब भी आ गया, ए और डी का 2 और 1 आ गया। आप कहोगे सर 2 और 1 का मतलब, यानी एक रेशियो अंतर, एक की वैल्यू 9,000 और 9 दूनी 18,000 डी की सर है और 9,000 ए की इनकम है कुल। तो 18,000 डी की और 9,000 ए की, अब तो पता हो गया भाई, जब ए का डी का पता हो गया तो आप बताओ, जैसे यहां से हम बोलते हैं भाई 36,000 किसका है, 36,000 ए बी सी डी का है, तो ए बी सी का है, तो ए का 9,000 है तो 9,000 इसमें घटा दो, बी और सी का कितना हो गया सर, 9,000 घटाएंगे 27,000 बी और सी का मिलाकर होगा, बी का लेकिन नहीं पता कितना है सर। बी सी डी में डी हमें पता है, डी कितना है भाई आपको पता है, डी जो है 18,000 है, 18,000 घटा दोगे 27,000 बचा, किसका किसका है, यानी ना डी का बी सी का। अच्छा बी सी तो बचा ही, पूछा क्या जरा, बी और सी की औसत, तो बी और सी का अलग अलग नहीं निकालो, बी और सी का औसत चाहिए ना, तो औसत भाई बी और सी का सम पहले से निकाला रहा है, ए रखोगे बी और सी का आ गया, तो दोनों का औसत बी और सी का डिवाइड बाई 2 कर दो ना। 27,000 का आधा कितना हो, 2 1 2 2 3 6 2 5 10, 13,500 इसका आधा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं भाई, हमें पता आप लोग सॉल्व कर लेंगे, वेरी गुड। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे इसको। व्यय और बचत का अनुपात इतना है, देखो व्यय एक्सपेंडिचर, सेविंग, इनकम, तो हमें पता किसी की आय बराबर व्यय प्लस सेविंग होता है भाई, क्या होता है, आय बराबर व्यय प्लस सेविंग होता है।
तो ये अंडरस्टूड है कि अगर हमें दिया है किसका, व्यय का, यानी 3 और सेविंग का अनुपात 2, तो अंडर 3 2 5 उसकी इनकम हो जाएगी। अपने मन से हमने बना लिया, ठीक है, वेरी गुड, ये हमने बनाया है, ये दिया गया है और 3 2 है, इसका मतलब इनकम होगा। कह रहा भाई कि अब अगर जो है यदि आय 15% बढ़ जाती है, 5 थी 15% बढ़ा दो, तो 15 बढ़ा दो, 15 25 75, यानी 0.75 बढ़ जाएगा, तो 5.75 हो जाएगा न्यू इनकम 15% बढ़ाने पर। कह रहा कि बचत 6% बढ़ जाती है, बचत 6 बढ़ा दो, तो 6% बढ़ाने का मतलब 6 दुनाई 12, यानी 0.12, यानी 2.12 इतना हो गई। आप बताओ अगर ये नई इनकम हो गई, नई सेविंग हो गई, तो नई व्यय कितना है, तो व्यय कितना बढ़ेगा, व्यय कितना भाई, 5 से 2 गया 3, 7 से 1 गया कितना 6 ना। आप कहोगे सर 5 से 2 गया 3 ना, मतलब नया जो आपका एक्सपेंडिचर हो गया 3.63 हो गया। हाँ सर कितना बढ़ गया सर, 0.63, किससे सर, 3 से, इंटू कितना 100। आप कहोगे सर ये 100 कट गया, 3 दुनाई 6, 3 एकम 3, यानी 21% सर बढ़ गया। बिल्कुल सही है, 21% इज द करेक्ट आंसर। भाई पहले बेसिक पता है, आय व्यय और सबका रेशियो, व्यय और सेविंग का रेशियो दिया, आय का दिया है, आय बढ़ा दो व्यय सेविंग बढ़ा दो। कहोगे सर आय और सेविंग बढ़ा देंगे तो नई आय और नया सेविंग अकॉर्डिंग नया एक्सपेंडिचर व्यय भी तो आ जाएगा। अब नया व्यय अगर आ गया तो पुराने वाले व्यय से कितना ज्यादा है बता देंगे सर, परसेंटेज वाला पता है। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर हम ऐसे नहीं बताएंगे, कुछ और बताएंगे, कुछ भी और भी बता सकते हो, कोई और भी तरीका है क्या? हाँ बिल्कुल है, ध्यान दीजिएगा, एक और तरीका है। सर क्या तरीका है? हमें ये पता व्यय और बचत बराबर इनकम, यानी देखो अगर एक्सपेंडिचर को 15% बढ़ाएं, सेविंग को 6% बढ़ाएं, तो व्यय, इसका मतलब इनकम कितना बढ़ेगा हमें नहीं पता है। हम बोल दें इनकम X% बढ़ जाएगा, क्योंकि इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस दिस। इनको सॉल्व कर दो, रेशियो किसका मिलेगा, व्यय और सेविंग का, मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग का, जो ऑलरेडी 3 और 2 दिया है, बस ये भी आ जाएगा। लेकिन ये मतलब इतना इजी नहीं है, देखो ये भी आ जाएगा। 15 में से ये 15 माइनस x हुआ ना, और ये x माइनस 6 हुआ, तो ये कितना रेशियो बनेगा, 3 और 2। अब ऑप्शन से पिक कर सकते हो, मतलब ऐसे सॉल्व करोगे टफ हो जाएगा कि x माइनस 6 अपॉन 15 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, 3:2, ये करोगे टफ हो जाएगा। 2x, देखो 2x माइनस 12 बराबर 15 3 45 माइनस 3x, ये इधर आएगा तो 5x बराबर कितना, 12 और 45 कितना, नहीं 5 तो नहीं होगा भाई, 6 2 12 माइनस का 15 3 45 सही है, और माइनस का 3x सही है भाई, डिफरेंस साइन होगा जुड़ेगा, 2 2 3, अरे गलती कर दिया, 3 2, हाँ यहां से भी आ जाएगा 21%, तो भी आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी है, इसे सॉल्व करिए तो भी 21% पुट करिए, आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखोगे। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है, वो आसान था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। अरे यार आप कहोगे कंफ्यूजन हो गया, दूसरे तरीके से उनको रिलेट कर लेंगे, चलो ठीक है, वो बेसिक वाला ज्यादा आसान था। नेक्स्ट कह रहा है कि इन माई पॉकेट देयर आर 25 कंसिस्टेड ऑफ ओनली डिनोमिनेशन ऑफ 20 पैसे एंड 50 पैसे, thus there are total 80 coins in my pocket and the number of coins in the denomination of 50 पैसे। तो बहुत सारे तरीके, देखो मेरी जेब में 20 पैसे 50 पैसे, किसके, 20 पैसे और 50 पैसे कॉइन है भाई, और कुल जो है मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं। कितने हैं, 80 सिक्के हैं, वाह वेरी गुड। अब कुल जो है हमारे जेब में 25 रुपए हैं। किसके कितने कितने सिक्के हमें नहीं पता है, यही कह रहा है ना, किसके किससे कितने सिक्के हैं ये नहीं पता है, तो कैसे करोगे भाई, देयर आर 25 कंसिस्टिंग ओनली 3 डिनोमिनेशंस ऑफ 20 पैसे एंड 50 पैसे, ठीक है। दस देयर आर टोटल 80 कॉइन माई पॉकेट, देयर नंबर ऑफ कॉइन डिनोमिनेशन ऑफ 50 पैसे। 50 पैसे की डिनोमिनेशन मान लो भाई, हम बोल दें 50 पैसे के x सिक्के हैं, तो आप कहोगे सर 80 टोटल सिक्के, 80 माइनस x किसके, 20 पैसे के हैं। अगर बेसिक से करते तो बेसिक, पहला तरीका बेसिक। सर जो सिक्के हैं उनसे बनने वाला वैल्यू 25 है, आपको बताए थे ना कि आपके पास अगर 20 पैसे कितने सिक्के हैं तो वैल्यू कितना बनेगा सर, तो 1 रुपए में 20 पैसे के 5 सिक्के होंगे हैं, तो सिक्कों में डिवाइड कर दोगे 5 तो वैल्यू बन जाएगा। 50 पैसे की बात करेंगे 2 से डिवाइड करोगे तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा, तो कुल वैल्यू बन गया सर, वैल्यू बन गया तो एक्स की वैल्यू निकाल लो आंसर। 5 में 10 से सर गुणा कर दो, 10 से गुणा करोगे 2 बचेगा, 160 माइनस 2x प्लस 10 से करोगे 5x बराबर कितना हुआ, 10 से 250। सर यहां से हम कर देंगे 3x इक्वल टू कितना हुआ, 160 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। सर 3x इक्वल टू कितना हुआ,
0, 15 में से 9 6 15 90 ना, 4 5 90, x बराबर कितना 30, यानी इसका मतलब 50 पैसे के 30 सिक्के हैं सर। या बिल्कुल सही है। ये बेसिक हो गया कि हमने 50 पैसे के x सिक्के मान लिए, बाकी जो बचे थे किसके 20 पैसे के हो गए। जो सिक्के हैं उनसे बनने वाला वैल्यू क्या करेंगे भाई, आपके पास 20 पैसे का सिक्का वैल्यू कैसे बनाओगे, 1 रुपए में 20 पैसे के 5 सिक्के हैं, 5 से भाग करोगे वैल्यू बनेगा। 50 पैसे के सिक्के से वैल्यू कैसे बनाओगे, 2 से डिवाइड करोगे वैल्यू बनेगा, टोटल सम करो वैल्यू 25 दिया, सॉल्व कर लो। कहोगे सर ये टफ हो गया, बिल्कुल टफ हो गया भाई, हम भी कह रहे हैं। एक तरीका और भी है, हम कह दें देखो 20 पैसे की बात करें और 50 पैसे की बात करें ना, हमें नहीं पता, हमें ये पता, एक चीज ये भी बोल सकते हैं भाई 20 पैसे 50 पैसे, हमें बोल दें कि 80 सिक्के हैं ना, 80 सिक्के से 25 रुपए बने। हम ये कह दें कि भाई 1 रुपए में 20 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 5 सिक्के होते हैं। 50 पैसे कितने होते हैं, 2 सिक्के होते हैं सर, ठीक है। अब टोटल कितने हैं, 80 सिक्के हैं सर। 80 सिक्के कितने होंगे भाई, जितने रुपए हैं 80 सिक्के, मतलब उसमें कितने सिक्के होंगे सर, 25, यानी दिस भाई रुपए 25 रुपए है, 2500 क्या हो जाएंगे, पैसे हो जाएंगे। 2500 पैसे में कितने पैसे के सिक्के होंगे, 8 से, नहीं ऐसे नहीं करोगे, कहोगे सर ये तो टफ हो गया। ऐसे कर दो 20 पैसे, मतलब रुपए बनाना पड़ेगा, फिर ऐसे कर दो डायरेक्टली 20 पैसे और 50 पैसे, और जो सिक्के हैं ना उनसे कितने पैसे बनेंगे, आप एलिगेशन लगा सकते हो। आप कहोगे सर एलिगेशन में जो है 20 50 में जो सिक्के हैं 80 है ना, 80 डिवाइड बाई कितना, यहाँ पे 80 डिवाइड बाई 25 कर दो सर। नहीं देखो भाई ये गलत हो रहा है। दो तरीका, एक ये भी है ना, आप कहोगे सर अच्छा 5, और ये कहोगे सर कितने, आप कहोगे सर 2 सिक्के, एक तरीके से बहुत सारे, इसलिए कन्फ्यूजन। 5 से ये 16/5 सर, 16/5 से 5 5 25, 5 से 5 दूना 10, 10 से 16 9 सर, 2:3 के अनुपात में होगा। 5 की वैल्यू 80, 16 दूना 32 ना, 5 की वैल्यू 80, 16 दूना 32, 16 3 48 आया। नो 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 नो, चलो कोई बात नहीं। आई होप ये एलिगेशंस नहीं, ऐसे बेसिक सॉल्व कर लीजिए, कोई इशू नहीं, इजी वे में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सॉल्व कर लेंगे आप लोग, बहुत अच्छी बात है। एक चरागाह की बात करेंगे। चरागाह में कुछ चरवाहे, उनकी भेड़ें हैं, नर और भेड़ दोनों मिलाकर स्त्रियों की संख्या 60, पैरों की संख्या इतना। देयर आर सम स्टेफर्ड एंड देयर शीप्स इन ग्रेजिंग फील्ड, द नंबर ऑफ टोटल हेड 60, मतलब हेड सबके एक एक होंगे ना, किसके, सीप, सेफर एंड सीप के। सेफर को एसपी कर दें और सीप को एस कर दें, कुल मिलाकर कितने होंगे, ध्यान दीजिएगा 60 होंगे ना। भेड़ के 4 होते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, चरवाहे के 2 होंगे। सेफर्ड का मतलब चरवाहे के 2 होंगे, आदमी है, और जो है चरवाहे को, सेफर्ड को आदमी बोल दें, मैन कितने, और सेफर्ड भीड़ के एक, यानी कुल मिला के 60 लोग हैं ना। अब आदमी के 2 पैर होंगे, अगर एम है तो 2 पैर होंगे 2 इंटू एम, और इसके 4 होंगे 4 इंटू एस, कुल पैर हो जाएंगे 168। यही करते थे आप लोग ना, तो किसी को 2 कॉमन कर लो, चाहे m + 2s बराबर 2 8 16 2 चौक 8। इनको सॉल्व कर दो, माइनस कर दो, आप कहोगे सर माइनस में कैंसिल हो जाएगा, s बराबर कितना, डायरेक्टली माइनस हो जाएगा, 8 24 हो जाएगा। है पूछा क्या जा रहा है सर, नंबर ऑफ सी पूछा जा रहा, 24 डायरेक्टली आ गया। एलिगेशन भी लगा सकते हो, लेकिन सबसे आसान मेथड ये हुआ। अब याद भी कर लो, देखो यानी आदमी के 2, इसके कुल मिलाकर ये हुए, आदमी के 2, इसके 4, 2 कॉमन ले लोगे, 168 कुल मिला के पैर, डिवाइड कर दो 84 पैर, यानी एक आदमी 2 ये, तो घटाओगे डायरेक्टली सीप आ जाएगा, जो निकालना वो बराबर कर दो। और दूसरा ये भी है, कुछ लोग ये भी करते हैं, डायरेक्टली जो दिया ना 168, तो 168 में से देखो 168 का हमेशा आधा कर दो, आधा कर दो, 168 का हमेशा आधा कर दो 84, इनमें से सर घटा दो, जो बचेगा 60, जो 24 आएगा ना, जिसके 4 पैर होगा वही आएगा, बस आंसर। चलो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, नहीं डाउट होगा बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट देखोगे, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया भाई। 2 अलग अलग कंटेनरों में पानी और अल्कोहल को अनुपात इतना इतना था, यानी वाटर और अल्कोहल दिया है,
वाटर और एल्कोहल का अनुपात, इसमें 2:3 और दूसरे में वाटर और एल्कोहल का दिया है 4:5। वेरी गुड। नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए हमें दो कंटेनरों के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना होगा कि एल्कोहल और पानी का अनुपात इतना हो जाए। देखो एल्कोहल और वाटर का रेशियो 7:5 हो जाए। देखो आप लोगों को क्या बताए थे कि जब कंटेनरों को मिक्स करना होगा, पहले में एल्कोहल वाटर, दूसरे में एल्कोहल वाटर और मीन में दिया हो तो क्वांटिटी किस अनुपात में मिलाएंगे। तो हमेशा एलिगेशन सॉल्व करो, नहीं एलिगेशन सॉल्व करोगे तो भाई टफ हो जाएगा। तो इसमें क्या, किसी को भी निकाल लो, चाहे हम वाटर को निकाल लें। देखो पहले में 3 2 5 में 2 भाग वाटर, ऐसे करोगे ना। फिर दूसरे में वाटर कितना भाई, 5 4 9 में 4 भाग वाटर। फिर कितना भाई 7 5 12 में कितना 7 भाग वाटर। जो वाटर नहीं 7 भाग वाटर नहीं, ये गलती कर दोगे, एल्कोहल वाटर दिया है। 12 में 5 भाग वाटर। वाटर निकालोगे तो अपने आप जो है एल्कोहल वाटर का निकल जाएगा। अगर एल्कोहल निकालो तो एल्कोहल सब में निकालो, वाटर निकालो तो वाटर निकालो, बस सॉल्व कर दो। देखो कुछ लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, कुछ लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, जो भी ज्यादा कम हो माइनस कोई मतलब है नहीं। तो कितना हुआ, देखो 12 दूनी 24, अगर सॉल्व करोगे ना 12 दूनी 24 55 25, तो ये ज्यादा है। 12 दूनी 24 55 25 यानी 1/12 पंचे 60। यहां से देखो 12 चौक 48 ना, 9 पचे 45 यानी 3 कितना 12 9 108। ये कर दो। कहोगे सर 3 से 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 1 3 6 18 36 60 6 6 36 सर 60 36 आ जाएगा सर। 6 धामा 60 6 6 36 2 पंचे 10 2 3 5 3 है, यस 5 3 ऐसे। तो वाटर एल्कोहल जो भी आ जाएगा, यहाँ वाटर एल्कोहल का रेशियो आ जाएगा। तो मतलब कंफ्यूजन नहीं करना, एक चीज को लोगे अपने आप आंसर मिल जाएगा। चाहे आप वाटर पहले में, दूसरे में वाटर, मीन में वाटर, सॉल्व करो जैसे एलिगेशन लगाते हो, तो जो आएगा वो किस में, एल्कोहल और पानी का अनुपात इतना हो, अपने आप कंटेनर के मिक्सर में आएगा, पहले का और दूसरे कंटेनर का मिक्सचर। चाहे आप लोग सेम एल्कोहल पहले में, दूसरे में एल्कोहल, मीन में एल्कोहल लो तो भी वही रेशियो आएगा, उनमें कोई चेंज नहीं होगा भाई। एल्कोहल वाटर का नहीं, वो कंटेनर किस अनुपात में मिलाया जाता है उसका रेशियो आएगा। बताओ कोई डाउट है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा, आप लोग समझ गए होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए इसको क्वेश्चन देखोगे, इसको बताया जाए कि नेक्स्ट टाइम बताया जाए, जैसे आप लोग कहो। चलो इसको फिलहाल बता देते हैं। ये जो है आप लोग बहुत बार देखे होंगे एग्जाम में, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आए। एबीसी ने इतना अनुपात में निवेश किया, ए बी और सी, यानी ए ने 1 रुपए लगाया, बी ने 2 रुपए लगाया और सी ने 4 रुपए रेशियो में लगाया भाई। बिजनेस निवेश किया, 6 महीने बाद ए ने पहले की तुलना में आधी राशि अधिक निवेश कर दी, बी ने पहले की तुलना में दोगुनी राशि निवेश की, सी ने अपने निवेश का 1/4 वापस ले लिया वर्ष के अंत में, यानी 12 महीने बिजनेस चला, ये कंफर्म है। जैसा कह रहा फॉलो करो। 6 मंथ ए इन्वेस्टेड हाफ ऑफ मोर अमाउंट, मतलब ए जो है 6 महीने तक 1 लगाए रखा, इसका आधा और इन्वेस्ट कर दिया, तो 1 का आधा आधा होगा यानी 1.5 हो गया ना। ये करोगे ना, देखो पहले 6 महीने तक ये, तो उसके बाद कह रहा है कि 6 महीने ए ने पहले की तुलना में आधी अधिक और कर दिया, तो आधी और निवेश कर दिया भाई, मतलब से आपने हाफ ऑफ एंड मोर, मतलब आधा और अधिक कर दिया, तो 1 का आधा आधा अधिक कर दिया, तो यानी 1.5 हो गया। तो अब इसके बाद कुछ नहीं करें, 1.5 6 महीने के लिए। अब कर निवेश किया, और बी पहले की तुलना में दोगुनी राशि, यानी 6 महीने बाद भी बी 6 महीने तक 2 रुपए लगाए रखा, और अब जो है दोगुनी राशि, 2 का दोगुना कितना 4 रुपए और निवेश कर दिया। तो 4 रुपए और निवेश कर दिया, तो इसका मतलब कितना हुआ, दोगुनी राशि और निवेश किया, यानी 4 रुपए और निवेश किया, 2 पहले था 4, ये 6 रुपए हो गया, ये 6 महीने के लिए। जबकि सी ने अपने निवेश का 1/4 हिस्सा वापस कर लिया, यानी 6 महीने तक 4 रुपए लगाए रखा, इसका 1/4 यानी 1 रुपए वापस कर लिया, यानी 3 रुपए, ये 6 महीने के लिए। फिर से समझिए क्या करा, समझ में आया? यानी 6 महीने बाद तीनों के व्यवसाय में चेंजेस हुआ। पहले कुछ रुपए रेशियो के फॉर्म में लगाकर लगाए थे, 1 2 और 4 रुपए, तो कह रहा है कि 6 महीने बाद ए ने पहले की तुलना में आधी अधिक धनराशि, और मतलब पहले 1 रुपए लगाया था, 1 का आधी और निवेश कर दिया, तो इसका मतलब आधा रुपए और निवेश कर दिया, अब 1.5 रुपए हुआ अगले 6 महीने के लिए। बी 2 पहले लगाया था, 6 महीने बाद किया, उसका डबल और निवेश कर दिया, पहले 2 था डबल यानी 4 रुपए और निवेश किया, इसका मतलब कुल कितने हो गए? आप कहोगे सर कुल जो है
6 रुपए हो गए 6 महीने के लिए। वैसे सी पहले 4 लगाया था 6 महीने के लिए, 1/4 हटा लिया, यानी 1 रुपये हटा लिया, 3 रुपये बचे 6 महीने के लिए। ए जितना मनी जितने टाइम के लिए, बी जितना मनी जितने टाइम के लिए, वही तो रेशियो बनेगा। 1 छक्का 6, 15 छक्का 90, 9 6, 1 छक्का 6 हुआ, 15 छक्का 90 का मतलब 9, 9 6 15, यानी 15 रुपये। यहाँ से 6 दूना 12, 6 6 36 और 12 कितना हो, 36 12 48, 6 चौक 24 और 6 3 18 ना, 18 और 24 कितना हुआ, 6 चौक 24, 6 3 18, तो 24 और देखो 24 और 16 कितना हुआ भाई, 40 हुआ, 24 16 40 हुआ, 42 रुपये। 2 से 3 से कटेगा ना, 3 5 15, 3 से 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 से 3 एकम 3 चौक 12, 5 16 14 है, 5 12 14 है, 12 16 3 48, अच्छा 6 दूना 12, 6 36 48। ओहो, दोगुनी राशि निवेश मतलब उसका जो डबल निवेश, ट्वाइस अमाउंट बिफोर, मतलब भाई दोगुनी का मतलब हुआ 2 था तो 2 रुपए और डबल निवेश कर दिया, मतलब कुल रुपए 4 इन्होंने दिया। लैंग्वेज का मतलब हुआ तब 24, यानी तब जो है ये 36 हो जाएगा। लैंग्वेज बस लैंग्वेज का खेल है। देखो लैंग्वेज अगर हम दोगुनी और बोलेंगे तो 6 रुपए हो जाएगा, और दोगुनी राशि कुल हो गई उसका निवेश रिमेनिंग टाइम के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 रुपए। बस ये ध्यान देना है। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा, नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। एक और लाया था भाई इनकम एक्सपेंडिचर का, लेकिन हम लोग नेक्स्ट समय इसको देखेंगे। तो आई होप यहां तक कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहा होगा, नहीं रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और रहा होगा तो हम लोग आपके साथ हैं, क्लियर करेंगे। तो फिलहाल नेक्स्ट समय कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलते, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।